हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। तो हम आज की जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। IBPS जिसको हम कहते हैं, यहाँ से आपका रिक्रूटमेंट जो है वो निकाला गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कि यहाँ से आपका जो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो आया है, वो भी कौन सी पोस्ट के लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, CSA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के तौर पे जानते हैं। अलग अलग बैंक है आपके, काफ़ी सारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग बैंक है। अभी कौन कौन सी बैंक्स दी हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो अलग अलग बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के तौर पे आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है IBPS के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कब से शुरू होंगे, तो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, यानी कि 21 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलिंग और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सारा कार्यक्रम चलेगा। तो 1 अगस्त आपकी शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त से पहले पहले अपने जो भी फॉर्म फिलिंग करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना। फ़ी पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो भी आप 21 अगस्त से पहले पहले अपना कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये जो आपका है ना, जो रिक्रूटमेंट है आपका IBPS का, इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। जो एग्जाम का पैटर्न है वो 2 एग्जाम होते हैं इसके अंदर। एक तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, एक आपका मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि एक आपका प्री एग्जाम होगा, एक आपका मेंस एग्जाम होगा। अब आप जब अगस्त के अंदर अपने फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे तो आपका प्री का एग्जाम होगा, वो कब होगा, आपका अक्टूबर के अंदर 2025 में, जो अभी अक्टूबर आएगा इसके अंदर आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। उसका रिजल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा और फिर नवंबर में ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और फिर अगले साल 2026 में मार्च के महीने में आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी साल में सारा कार्यक्रम हो जाएगा। आपकी जो अलॉटमेंट है वो आपको अगले साल 2026 में मार्च के महीने में सारा प्रोसीजर कंप्लीट आपको होके मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी कि अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, 2026 में मार्च के अंदर अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई और एक्स्ट्रा जानकारियां क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बैंक में आपके यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो अलग अलग बैंक में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। अब वो अलग अलग बैंक कौन कौन से होंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनारा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज है, UCO है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ये सारे बैंक में आपको यहाँ पे अपना जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो है उसके पोस्ट पे आपको इन सारे बैंक्स में आपकी पोस्टिंग जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। इसका पे स्केल क्या है, तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसके पे स्केल को भी यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है। साथ ही साथ अब इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वगैरह क्या है हम उसको भी चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो एज जो है, एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम एज आपकी 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल की होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी उम्र है, आपकी आयु है, तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अब अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC/STs को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBCs को 3 साल का रिलैक्सेशन है, जो आपके PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। विडोज के लिए या फिर डाइवोर्स विमेन है उनके लिए 35 साल तक उम्र है, किसकी, जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए, और 38 साल की उम्र है उनकी OBC कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो, और 40 साल की उम्र बताई हुई है अगर वो SC/ST से बिलोंग करते हैं तो ये सारी आपकी रिजर्वेशन जो है वो दे रखी, रिलैक्सेशन जो है वो दे रखी है। वैसे हम अगर नॉर्मल केसेस में बात करें तो 20 से 28 साल आपकी उम्र है, लेकिन SC/ST के लिए, विडोज के लिए, डाइवोर्स विमेन्स के लिए, PWD के लिए जो भी अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे क्या बताया हुआ है और इन्फॉर्मेशन तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, आपका कितने एग्जाम होते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस वगैरह है वो क्या रहने वाली है वो भी आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। 175 रुपीज़ जो है वो लगने वाले हैं SC/ST PWD कैटेगरी के, और बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए 850 यानी कि 850 आपको फॉर्म की फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो 175 और 850 अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस जो है वो बताई हुई है। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी फ़ीस को देख के फॉर्म जो है वो फिल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भाई, एग्जाम जो है वो किस तरीके से
होने वाला है। मैंने बता दिया 2 आपके पैटर्न में एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद में नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा। अभी एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं आपके। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको टिक द करेक्ट आंसर में है ना अपने मार्क जो है ABCD ऑप्शन उसको चूज करना होगा। अब जो प्री का एग्जाम होगा आपका, उसमें 3 सेक्शंस आएंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, एक आपका रीजनिंग एबिलिटी होगी। इंग्लिश का जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली इंग्लिश के मीडियम में ही होगा, लेकिन बाकी जो भी आपके अलग अलग सेक्शन के एग्जाम हैं उसके लिए काफी सारे अलग अलग मीडियम्स दिए हुए हैं। अभी वो मीडियम जो है वो भी मैं आपको स्टेट वाइज बता दूंगी कि भाई कौन से स्टेट में आप अगर फॉर्म को फिल कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से मीडियम जो है वो आपके बताए हुए हैं। अभी मैं सारे आपको इन्फॉर्मेशन इसे वीडियो में दे दूंगी आगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑब्वियसली आपका इंग्लिश मीडियम में ही आपका जो एग्जाम है वो रहने वाला है। 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 30 नंबर के आपके ये 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के ही, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेगा, यानी कि 20 मिनट में आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट 20 मिनट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन फिनिश करना है, और फिर आपको अगले 20 मिनट में क्या करना है, रीजनिंग का सेक्शन जो है उसको फिनिश करना है। और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 रहेंगे इंग्लिश के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में रहेंगे 35 और रीजनिंग में रहेंगे 35, और ये आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए आपको हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 1 आवर में आपको अपना पूरा प्री का एग्जाम जो है इसको फिनिश करना होगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हर सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। फिर आप अगर प्री एग्जाम में कट ऑफ के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलेगी, उस कट ऑफ कैटेगरी में अगर आप आ जाते हो, कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हो, तो फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका मेंस का एग्जाम होगा, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ही होगा। मेंस के सेक्शन में आपके यहाँ पे 4 सेक्शन में एग्जाम होंगे, ठीक है। प्री में आपके 3 सेक्शन में एग्जाम हो रहे थे, मेंस में 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। जो इंग्लिश का सेक्शन है वो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश भाषा में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स के, ठीक है। और सबके लिए आपका अलग अलग टाइम स्लॉट आपको दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग को करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। टोटल आपके 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे मेंस का एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो प्री का एग्जाम होगा आपका 1 घंटे का, मेंस का एग्जाम होगा आपका 2 घंटे का। अगर आप मेंस का एग्जाम में भी क्वालिफाई कर लेते हो तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो फिर आपका रिक्रूटमेंट जो है वो अगले साल 2026 में मार्च के महीने में आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मीडियम को देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से अलग अलग मीडियम में आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम होगा आपका IBPS का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसमें नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि आपके काफ़ी अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, है ना। काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपका एग्जाम होने वाला है, और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग मीडियम जो है वो भी आपके नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी, सारा आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ कुछ स्टेट के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि हम है ना अंडमान निकोबार देखें तो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो है वो दिया हुआ है। आसाम के लिए इंग्लिश, हिंदी और आसामीज तीनों मीडियम में आप अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हो। दिल्ली के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम है। गोवा के लिए इंग्लिश हिंदी के साथ साथ कोंकणी मीडियम में भी आप अपना पेपर दे सकते हो। गुजरात में इंग्लिश हिंदी के साथ साथ गुजराती भाषा में भी आपका एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। केरला की बात करें तो हिंदी है ना, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मलयालम लैंग्वेज में भी अपना पेपर दे सकते हो। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी
4 मीडियम में आपका महाराष्ट्र के अंदर पेपर होने वाला है। तो हर अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूटीज में काफ़ी अलग अलग मीडियम के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। हम अगर पंजाब की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मीडियम के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना पेपर दे सकते हो। राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम होने वाला है। तेलंगाना में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू के अंदर आपका एग्जाम रहेगा। उत्तराखंड में इंग्लिश और हिंदी भाषा में रहेगा। वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ बंगाली भाषा में भी आपका एग्जाम जो है वो होगा। तो जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में काफी सारे मीडियम दे रखे हैं, उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई मीडियम जो है वो क्या क्या रहने वाला है। और मैंने बता दिया है कि काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूटीज़ में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आपने सारे नाम पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा है आपने नोटिफिकेशन को ढंग से तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको देख लेना। बहुत सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी पेनल्टी जो है वो क्या लगने वाली है, यानी कि अगर आपने कोई भी सवाल गलत आंसर मार्क करा है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी इस एग्जाम में। तो आईबीपीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहने वाली है। आपके प्री के एग्जाम में भी और आपके मेंस के एग्जाम में भी, दोनों ही एग्जामिनेशन में आपकी पेनल्टी लगने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी तो यहाँ पे बताया हुआ है, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट 1/4 या फिर 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। उसके साथ साथ एक और बात बताई हुई है, नो आंसर इज मार्क्ड बाय कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी, यानी कि 3 चीज होगी। या तो आप अपना आंसर जो है वो सही मार्क करोगे तो आपको जितने भी नंबर है वो पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज होगी, या तो आप अपना आंसर जो है वो गलत मार्क कर दोगे तो गलत मार्क करने पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कितनी 0.25 की। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि आपको आंसर ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आंसर को छोड़ दोगे, आप आंसर ही टिक नहीं करके आओगे। तो ऐसे केस में क्या आपके मार्क्स कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नो आंसर इज मार्क्ड बाय कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आपने कोई आंसर ही नहीं दिया है तो आपको कोई भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली, यानी कि सही आंसर पे पूरे नंबर मिलेंगे, गलत आंसर पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और आंसर छोड़ देने पे, कुछ भी आंसर ना करने पे आपको कोई भी पेनल्टी, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी कि भाई क्या एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से आपके है ना एग्जाम जो है वो कब कब होंगे। प्री का एग्जाम अक्टूबर में होगा, मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ की मैम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये इन्होंने बताया हुआ है, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने कंप्यूटर जो है वो कभी ना कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप बैंकिंग सेक्टर में काम करोगे तो कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। तो कंप्यूटर या तो आपने अपनी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ हो या फिर कंप्यूटर के अंदर आपने कोई डिग्री करी हुई हो, कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से बोलनी, लिखनी, पढ़नी, सुननी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई हुई है। ग्रेजुएशन आपने करी हुई होनी चाहिए, कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और आपकी जो लोकल भाषा है, जो रीजनल भाषा है, जिस स्टेट में आप एग्जाम दोगे, जिस स्टेट में आप अपनी नौकरी करोगे, उस स्टेट की जो रीजनल भाषा है, लोकल भाषा है, वो आपको पढ़नी, सुननी, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, पढ़नी सुननी मतलब पढ़नी, बोलनी, लिखनी आपको आनी चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बताया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके कस्टमर सर्विस एसोसिएट से जुड़ी हुई। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल गई होगी। तो जल्दी से अपने फॉर्म्स को फिल कर लेना और अपनी एग्जाम की तैयारी जो है वो शुरू कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।